गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग वे में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा निगेटिव के सेंटेंसेस के बारे में, जिसका टॉपिक चल रहा है अभी सिंपल फ्यूचर का। सिंपल फ्यूचर में बच्चों हमने आपको बताया था कि सिंपल फ्यूचर कहते किसको हैं। हमने उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, परिभाषा हमने बताई थी। हमने कहा था ऐसा कार्य जो भविष्य की योजनाओं या भविष्य में होने वाले कार्यों को दर्शाए वो क्या कहलाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। वो क्या कहलाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन बच्चों फिर हमने उसी में अगले पॉइंट पे बताया, हमने कहा इसकी पहचान क्या होती है, गा गी तथा गे होती है। क्या होती है बच्चों, गा गी तथा गे होती है। फिर अगले टॉपिक में हमने कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स इसकी है वो क्या है, शैल तथा विल। वो क्या है, वो क्या है, शैल तथा विल है। अब शैल किसके साथ लगता था बच्चों, शैल आप लगाते थे आई और वी के साथ। किसके साथ, आई और वी के साथ। विल किसके साथ आप लगाते थे, शेष बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट होते थे, शेष बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे आप सभी के साथ क्या यूज़ करते थे, विल यूज़ करते थे। लेकिन प्यारे बच्चों हमने आपको ये भी कहा था कि ये शैल तथा विल ये एक दूसरे के स्थान पे भी लगाए जा सकते हैं। एक दूसरे के स्थान पर भी क्या होते हैं, लगाए जा सकते हैं। मैंने कहा था कि शैल जो है वो शेष सब्जेक्ट के साथ भी लग सकता है और विल आई और वी के साथ लग सकता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग जो वीडियो को नहीं देखे थे या जो लाइव क्लास में पिछले सेशन में नहीं थे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसके लिए नर्वस ना हो। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि किस बात का टॉपिक था वो, जिस पर वो समझाया गया था। लेकिन मैं पुनः आपको इस बार बता दूं, हमने आपको बताया था शैल बाकी सब्जेक्ट के साथ और विल आई और वी के साथ तब लगता है जब किसी वाक्य में दृढ़ इच्छा, किसकी बात करते हैं, दृढ़ इच्छा, इरादा, ये तमाम प्रकार के शब्द आते हैं। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते थे प्यारे बच्चों, आप बाकी के साथ शेष लगाते, बाकी शेष सब्जेक्ट के साथ शैल लगाते थे और आई और वी का यूज़ किसके साथ करते थे, फिर। तो आगे आज हम सीखते हैं, आज हमारा जो टॉपिक चलना है वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए जो भी आपके मित्र हैं। अगर आप लोग लाइव हैं तो कमेंट ज़रूर करते रहें और कमेंट में आप बताते रहें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्यारे बच्चों आज हमने कहा कि आज हमारा टॉपिक क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने आपको कहा जैसे ऐसा कोई वाक्य आ जाए जिससे आपको प्रश्न पूछने वाले शब्द प्रयोग किए जाएं। अर्थात जैसे कह लिया जाए, क्या आप खाना खाएंगे, क्या आप खाना खाएंगे। तो हमने आपसे क्या किया, प्रश्न किया ना, हमने आपसे क्या किया, प्रश्न किया कि क्या आप खाना खाएंगे। तो बच्चों हमने कहा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक तो वो जिसको आप यस नो कहते हैं, अर्थात यस नो टाइप। एक वो जिसको आप कहते हैं WH वाले शब्द, या इसी को बच्चों आप बोलते हैं आंसर टाइप। क्या बोलते हैं, आंसर टाइप। यस नो टाइप क्या होता है बच्चों, जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकें। जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं वो क्या होगा, यस नो टाइप होगा। वो क्या होगा, यस नो टाइप होगा। बाकी WH वाले शब्द क्या होते हैं, आंसर टाइप किसे कहते हैं बच्चों, उसका उत्तर हम विस्तार से देते हैं। अर्थात ऐसे वाक्यों का उत्तर हम कैसे देते हैं, विस्तार पूर्वक देते हैं। सो गाइज आपको अब ट्रांसलेशन पे लेके चलते हैं। जैसे कहा जाए, एक बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है, बोला जाए, क्या वह दुष्ट आदमी मेरे पिताजी का मजाक उड़ाएगा, क्या वह दुष्ट आदमी, क्या वह दुष्ट आदमी मेरे पिताजी का मजाक उड़ाएगा। बनाया बच्चों इसको,
क्या वह दुष्ट आदमी मेरे पिताजी का मजाक उड़ाएगा? बनाए, आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है। मजाक उड़ाना का बच्चों हो जाता है मॉक। हमने आपको कहा था कि जितनी भी वर्ड पावर आपको टफ लगे उसको आप लिखते जाएं, उसकी एक डायरीज बना लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जिस वक्त मैं वोकैब पढ़ाना शुरू करूंगा तो वोकैब के लिए भी आपको नोट्स बनाना पड़ जाएगा। तो गाइज आप जितने भी वर्ड पावर आपको मिलते जाएं, हर वर्ड पावर को आप नोट डाउन करते जाएं। मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना, और दुष्ट का आप क्रूअल कह सकते हो, विग्ड कह सकते हो, ठीक है, क्रूअल कह सकते हो और क्या कह सकते हो, विग्ड कह सकते हो। तो गाइस हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए हमने कहा कि जब किसी वाक्य के पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे यहाँ है वह दुष्ट आदमी, क्या है बच्चों, वह दुष्ट आदमी, तो हमने क्या यूज़ करना है, विल यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, विल। उसके बाद दैट विग्ड पर्सन, विल दैट विग्ड पर्सन। उसके बाद वर्ब क्या है बच्चों, मजाक उड़ाना, तो क्या हो जाएगा, मॉक। क्या हो जाएगा, मॉक। क्या हो जाएगा, मॉक। किसका मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे पिताजी का। विल दैट विग्ड पर्सन मॉक माई फादर। क्या हो जाएगा, मॉक माई फादर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे कहा जाए भारत सरकार आतंकवादियों को देश से कब निकाल देगी। भारत सरकार, क्या बोला जाए, भारत सरकार आतंकवादियों को देश से कब निकाल देगी। इसका क्या बनेगा, भारत सरकार आतंकवादियों को देश से कब निकाल देगी। तो बच्चों इसका क्या बनेगा, ये बन जाएगा व्हेन विल। क्या बन जाएगा, व्हेन विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, भारत सरकार, तो द इंडियन गवर्नमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा, द इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद निकालना का क्या हो जाएगा बच्चों, बोले, निकालना का क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा। अब किसको निकालने की बात की जा रही है, बताएं, किसको निकालने की बात की जा रही है। देखिए हमने आपको यही तो कहा है ना, सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करना है, वर्ब, अर्थात कर्ता, क्रिया। फिर बात करते हैं किसको निकाला जा रहा है, आतंकवादियों को। किसको निकाला जा रहा है, आतंकवादियों को। तो आतंकवादियों को क्या हो जाएगा, द टेररिस्ट। द टेररिस्ट। कहाँ से निकाला जा रहा है बच्चों, फ्रॉम द कंट्री। कहाँ से निकाला जा रहा है, फ्रॉम द कंट्री। इज दैट क्लियर, आया समझ में? आगे देखते चले ऐसे। आगे देखिए बच्चों, और जैसे कहा जाए कौन काम पर ध्यान ना देने के लिए मुझे डांटेगा। कौन काम पर ध्यान ना देने के लिए मुझे डांटेगा। कौन काम पर ध्यान ना देने के लिए मुझे डांटेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हो। देखिए आप जानते हैं कि कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हो होती है। और कैन ज़रूरी नहीं कि ये बीच में ही आए,
सॉरी कौन जो है ये बीच में ही ना आए, ये ज़रूरी नहीं, ये स्टार्ट में भी आ सकता है। तो आपने क्या यूज़ करना है, हो यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, हो यूज़ किया आपने। उसके बाद हो विल। अब देखिए ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। ये किसका काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो अब बात किया जा रहा है वर्ब की। वर्ब क्या कर रहा है, डांटना। तो डांटना की अंग्रेजी होती है एडमोनिश। क्या होती है, हु विल एडमोनिश मी फॉर। किसके लिए डांट रहा है, काम पर ध्यान ना देने के लिए। पेइंग टू अटेंशन, पेइंग टू अटेंशन। देखिए हु विल एडमोनिश मी फॉर पेइंग टू अटेंशन। सॉरी नकारात्मक का वाक्य बच्चों, तो देखिए ध्यान से, इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव है, थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो ये हो जाएगा हु विल एडमोनिश मी फॉर। उसके बाद हु विल एडमोनिश मी फॉर पेइंग नो अटेंशन। यहाँ होगा नकारात्मक, तो नो अटेंशन। फिर देख लीजिए हु विल एडमोनिश मी फॉर पेइंग नो अटेंशन टू वर्क। किसके लिए, टू वर्क। समझ आ रहा है आपको, ऐसे आपको बच्चों करना है। बात समझ रहे हैं आप। ये था इंटेरोगेटिव और निगेटिव दोनों का सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिसके लिए बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, जैसे इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएं जो फ्यूचर को दर्शाते हैं, या ये कह लिया जाए ऐसे भी कोई कार्य होते हैं जो फ्यूचर को दर्शाते तो हैं, लेकिन फ्यूचर में दर्शाने वाले कार्यों में इंटेंशन आता है, अर्थात इरादा आता है। क्या आता है, इरादा आता है। डिसीजन आता है, अर्थात निर्णय आता है। तथा क्या आती है, पॉसिबिलिटी, अर्थात संभावना। किसकी बात की जाती है, संभावना। जैसे कहा जाए कुछ ऐसे वाक्य होते हैं प्यारे बच्चों जो क्या दर्शाते हैं, इंटेंशन को दर्शाते हैं। इंटेंशन यानी कि इरादा को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, इरादा को दर्शाते हैं। अगले सेशन में आपको हमने कुछ इसके पीछे जो है बताया था, लेकिन उसी तरह ये भी देख लें आप, क्योंकि ये दोनों जो है जितने भी आपको खास करके जो पॉइंट जो नोट पॉइंट पढ़ाया जा रहे हैं, अर्थात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं, इन पॉइंट्स पर बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा गौर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके जो ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होते हैं वो इसी जगह से होते हैं, जो अधिक से अधिक टीचर्स कभी दे नहीं पाते हैं। कुछ ही टीचर्स ऐसे होते हैं जो दे पाते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके लिए ये वेरी जो है इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा गौर करके पढ़ें। तो आगे देखें, जैसे कहा जाए इंटेंशन आ गया और हमने कहा डिसीज़न आ जाए। किसकी बात कर ली जाए बच्चों, डिसीज़न की बात कर ली जाए। डिसीज़न मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, निर्णय होता है। क्या होता है, निर्णय होता है। फिर आगे हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। किसकी बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, संभावना। तो प्यारे बच्चों जब किसी वाक्य में इन तमाम प्रकार के चीज़ों का प्रयोग हो जाता है तो उसके लिए भी आपने क्या यूज़ करना है, बताएं, फ्यूचर का ही रूप यूज़ करना है। किंतु इसमें जो है एक्सुलेटरी वर्ब लगनी है वो शैल या विल की नहीं होगी। तो होगा क्या, आपको हम बताते हैं। इसके साथ जब किसी वाक्य में ये तीनों चीज़ें आती हैं, अर्थात ऐसी चीज़ें आती हैं, तो इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे वो विल और शैल ना यूज़ करके आप यहाँ पर यूज़ करेंगे इज़, एम, आर प्लस गोइंग। क्या यूज़ करेंगे, इज़, एम, आर प्लस उसके बाद गोइंग टू, अर्थात इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू और आर गोइंग टू। क्या यूज़ करेंगे, इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू तथा आर गोइंग टू। जैसे कह दिया जाए वे उस फ्लैट को बेचने वाले हैं। क्या कह दिया जाए, वे
उस फ्लैट को बेचने वाले तो बच्चों यहाँ क्या किया गया, जैसे यहाँ बोला गया वे उस फ्लैट को बेचने वाले हैं, तो यहाँ इंटेंशन दर्शाया जा रहा है। क्या दर्शाया जा रहा है? इरादा। यानी कोई व्यक्ति है, क्या है? कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई फ्लैट है और वो अपने फ्लैट को क्या करने वाला है? बेचने वाला है। वो इरादा बना रहा है कि मैं उस फ्लैट को क्या करने वाला हूँ? बेचने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, क्या वो बेच चुका है? नहीं बेच चुका है। क्या बेच रहा है? नहीं, बल्कि बेचेगा। लेकिन बस जब बेचेगा तो इसमें गा का ही शब्द नहीं आया है, लेकिन बेचने वाला शब्द आया हुआ है। सो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है, ऐसे वाक्यों में कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू का प्रयोग आप लगा सकते हैं इज टू, एम टू, आर टू, या इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू। बच्चों ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। इसका प्रयोग इसके स्थान पे बिल्कुल नहीं किया जाता, ना तो इसका प्रयोग इसके स्थान पे और ना ही इसका प्रयोग इसके स्थान पे। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो इज गोइंग टू है, एम गोइंग टू है, आर गोइंग टू है, इसका प्रयोग हमने कहा इरादा के लिए होता है, संभावना के लिए होता है। किसके लिए होता है? निर्णय के लिए होता है। लेकिन प्यारे बच्चों इसका प्रयोग निकट के कहने का मतलब, जैसे कहिए मैं हाल ही में तुम लोगों को छोड़ने वाला हूँ, तो मैं छोड़ने वाला हूँ, बस थोड़ी देर बाद क्या करूँगा? छोड़ दूंगा। अभी क्लास क्या हो जाएगी? ओवर हो जाएगी। तो ये निकट के भविष्य को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है, तथा इसका प्रयोग इंटेंशन को दर्शाने के लिए होता है, डिसीजन को दर्शाने के लिए होता है और पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है। जैसे यहाँ कहा गया वे उस फ्लैट को बेचने वाले हैं, तो यहाँ क्या आया प्यारे बच्चों? यहाँ आया इरादा। तो आपने क्या करना है? दे आर गोइंग टू सेल, दे आर गोइंग टू सेल। उसके बाद किसको बेचने वाले हैं? उस फ्लैट को, दैट फ्लैट। दे आर गोइंग टू सेल दैट फ्लैट, वे उस फ्लैट को बेचने वाले हैं। या इसी तरह एक दूसरा वाक्य और देख लें। जैसे बोल दिया जाए उच्चतम न्यायालय अगले हफ्ते निर्णय देने वाला है। क्या कहा जाए? उच्चतम न्यायालय अगले सप्ताह निर्णय देने वाला है। उच्चतम न्यायालय अगले सप्ताह निर्णय देने वाला है। तो ये क्या है बच्चों? ये भी संभावना है। ये क्या है? शायद, जैसे लोग बोलते हैं ना कि शायद उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, या ये कह लिया सुप्रीम कोर्ट, जो भी है। हाँ भाई देखिए, एक उच्च न्यायालय होता है, एक उच्चतम होता है। तो उच्चतम वो होता है जिसको सुप्रीम कहा जाता है, उच्च क्या होता है? हाई कोर्ट। तो कहने का मतलब जैसे बोलते हैं लोग कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हाल ही में, या कह लिया जाए कि बस जस्ट अभी अभी या थोड़े दिनों बाद हो सकता है फैसला दे दे। तो कहने वाले उसी तरीके यहाँ बोला गया उच्चतम न्यायालय अगले सप्ताह निर्णय देने वाला है। यहाँ कोई क्लियरिटी नहीं है, ये सिर्फ क्या दर्शाई जा रही है? संभावना दर्शाई जा रही है। जब संभावना की बात की गई तो आपने क्या यूज़ करना है? जैसे यहाँ है उच्चतम न्यायालय, तो आप क्या लिखेंगे? उच्चतम न्यायालय के लिए आप यूज़ करेंगे द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद इज गोइंग टू, द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू गिव, द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू गिव। उसके बाद द रूलिंग, द रूलिंग नेक्स्ट वीक। बात समझ आया बच्चों? ये था किसके लिए? इंटेंशन को दर्शाने के लिए। बच्चों पहली चीज़ तो आपको जब पढ़ाई जाए तो आप कंसंट्रेट करके पढ़ें, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि सर टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चों कुछ कमियां आप में भी होती हैं, आप उसको जो है जस्टिफाई
खुद पहले देख लिया करें तब दूसरों को जस्टिफाई किया करें, क्योंकि खुद तो आप देखते नहीं हैं और जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। आज मॉर्निंग में मैं हॉस्पिटल में गया हुआ था सुबह सुबह, तो अचानक होने लगी बारिश। क्या होने लगी? बारिश। बड़े गौर से समझिएगा, अचानक होने लगी बारिश और मैंने देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, एक बरामदे के नीचे, या ये कह लिया एक हॉल था, उस हॉल में जो है बारिश होने के कारण कुछ लोग जो है अंदर प्रवेश करने लगे। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, हाथ को ऐसे करके आ रहे थे, और कुछ लोग जो है एक अपनी नोट सुखा रहे थे, उनकी नोट गीली हो गई थी भीगने की वजह से। तो मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची थी जो अपने पिता के साथ उस कमरे में आई। जब वो अपने पिता के साथ उस कमरे में आई तो वो लड़की जो है, छोटी सी जो बच्ची होती है, वो हाथ को बार बार कहाँ निकालती? बाहर निकालती। कहाँ निकालती? बाहर निकालती। अब बारिश की जो बूंदें होती है, अर्थात जो बारिश हो रही होती थी, और बारिश की बूंदों को क्या करती? अपने हाथ में इसी तरह क्या करती? एकत्रित करती, रोकती, और उसको क्या करती? पी जाती। तो मैंने देखा वो बच्ची जो है अपने पिता से क्वेश्चन कर रही थी। उसने कहा कि पापा ये बताइए, बारिश रोज़ रोज़ क्यों नहीं होती? क्या बारिश रोज़ रोज़ होगी? तो उसके पिता ने, भाई उसके पिता के पास कोई जवाब था नहीं, तो उसने जो है अपने आप को बचाने के लिए उसने कहा, हाँ बेटी बारिश रोज़ होगी। उसने क्या कहा? बारिश अब रोज़ होगी। तो उसके पिता के पास लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। प्यारे बच्चों, उसका जवाब तो उसको नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ हमारे आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर मिल जाता है। जवाब क्या मिलता है? यदि हम ऐसे करेंगे तो बारिश की बूंदों की तरह जो पढ़ाई होती है ना, वो भी नीचे लगती हुई कहाँ चले जाएगी? नीचे चली जाएगी। भाई ऊपर जो है हाथ की यदि बारिश की बूंदें गिरेंगी तो वो कहाँ जाएंगी? जाहिर सी बात है नीचे जाएंगी। लेकिन यदि हम इस तरह से पकड़कर, जैसे कि आप शिक्षा प्राप्त करें, ये मेरा मोटिव था सिर्फ आपको मोटिवेशन करने के लिए, जैसे कह दिया जाए आप पढ़ रहे हो, अगर ज्ञान को ऐसे पकड़ोगे तो शायद आपके अंदर प्रवेश कर जाए, और ज्ञान को ऐसे पकड़ोगे तो कहाँ जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। सो गाइज, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से ज्ञान को ले रहे हैं, ये भी आपके ऊपर जो है डिपेंड होता है। सो आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपको बार बार कहा जाता है कि क्लास में जितने अधिक से अधिक बच्चों को आप बिठाएंगे, आपका ही बेनिफिट होना है। अब बेनिफिट इसलिए होना है क्योंकि जब तक ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे तब तक कुछ हाई मटेरियल देने की हम सोच भी नहीं सकते हैं। अभी सिर्फ आपको उतना दिया जा रहा है जितने में आपका काम चल जाए, और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया मटेरियल आपको चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करें? बच्चों को एकत्रित करें और क्लास में लाइव लाएँ। तो आगे देखिए, अभी तो हमने बात किया किसकी? हमने कहा जब जो है डिसीजन लेने की बात की जाए, इंटेंशन की बात की जाए, और किसकी बात की जाए? पॉसिबिलिटी की बात की जाए, तो आपने यूज़ करना है इज़, एम, आर, उसके बाद गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बच्चों, इज़ टू, एम टू, आर टू, इज़ अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, इसका यूज़ आपको कहाँ करना है? इसका यूज़ आप तब करते हैं जैसे कह दिया जाए इमीडिएट फ्यूचर। रहने की मतलब ये है कि जो निकट के भविष्यकाल होते हैं, अर्थात निकट के भविष्य में होने वाले जो कार्य होते हैं, उनको व्यक्त करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? इज़ टू, एम टू, आर टू, इज़ अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू। जैसे कह दिया जाए वह नाचने ही वाला है। क्या बोल दिया जाए? वह नाचने ही वाला है। वह क्या है? नाचने ही वाला है। देखिए बच्चों, तो कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? बस थोड़ी देर बाद, यानी कि जस्ट थोड़ी देर बाद क्या करेगा? बस नाचने ही वाला है, यानी कि तैयार हो रहा है किसके लिए? नाचने के लिए। तो वही बोला गया कि वह जस्ट नाचने ही वाला है। तो कहने मतलब कार्य थोड़ी देर बाद होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या यूज़ करना है? ये तमाम प्रकार के। अब जैसे वह है तो यहाँ पर लगाएंगे ही इज़ टू डांस, या इसी पे आप कर सकते हैं ही इज़ अबाउट टू डांस। बात समझ आया बच्चों? इस तरह हो सकता है। या आगे कह लिया जाए हवाई जहाज़ उड़ान भरने ही वाला है। हवाई जहाज़ उड़ान भरने ही वाला है। तो आप इसको क्या करेंगे? ये हो जाएगा द फ्लाइट इज़ अबाउट टू, द फ्लाइट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ। क्या होने वाला है? टेक ऑफ होने वाला है ना। इस तरह आप क्या करेंगे? वाक्यों को बनाएंगे। या ये कह लिया जब मैं आपको छोड़ने ही वाला हूँ, तो ये क्या हो सकता है? आई
अबाउट टू लीव यू, आई एम अबाउट टू लीव यू। बात समझ आया बच्चों? इसी तरह से आपको वाक्यों को कंप्लीट करना है। तो आज ये जो था ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। मैं कल आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेके आने वाला हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी आपको कंप्लीट कराया जाए पढ़ाने के लिए, जो भी बोला जाए पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, आप उसका अध्ययन ढंग से घर पर करते रहें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त हो सके। तो चलते चलते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा बच्चों कि शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत की रोटी कमाना सिखाती है। याद रखना, जिस तरह आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को क्वालिफाइड बनाएंगे, एजुकेटेड बनाएंगे, उतना अच्छा आपके लिए साबित होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।